नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर। तो चुनाव आयोग का 2 दिन का दौरा और उस 2 दिन के दौरे के बाद में सभी समीक्षाओं को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव। तो एक तरीके से अब हम कह सकते हैं कि बिहार में चुनावों का बिगल बज चुका है। तो अब सबकी नजर है कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है। तो बिहार में क्या होने जा रहा है अगर मैं मेरे आकलन से देखता हूं, अब वो तो चुनाव परिणाम बताएगा कि वो कितना सटीक होगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अब तक के जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे यह लग रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने वाला है। अगर बिहार में महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के सहयोगी किस हालत पे पहुंचेंगे या वेंटिलेटर पे कैसे पहुंचेंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम लोगों की अपेक्षा के उलट आपने देखा, जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन दिया। अब ऐसे में बिहार और महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त एक ही जैसे नजर आ रही है। अब एक जैसी क्यों नजर आ रही है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम में अगर आप देखोगे तो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र का जो है वो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय पार्टी है और उसका दबदबा, तो ठीक ऐसे ही बिहार में आरजेडी का दबदबा और आरजेडी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियों की वजह से उद्धव ठाकरे का चुनाव परिणाम में क्या हश्र होता है, तो यहां पर तेजस्वी यादव का वो ही हश्र होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आज की स्थिति में हम सीटों की बात करें तो सीटें कितनी होगी, हम जो है वो इस पूरे एपिसोड के बाद में जो है वो एक आंकड़ा लेंगे कि क्या वो वहां तक पहुंच सकती है क्या। लेकिन कारण क्या है और इस चुनाव में क्या होने वाला है अगर हमें इसको समझना है, तो जब मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आएगा तो उसकी बड़ी वजह क्या है। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी, उनकी छवि जो है वो हिंदू विरोधी हो गई थी, वो हिंदू विरोधी लोगों के साथ खड़े हो गए थे और जनता जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। तो यहां पर तेजस्वी यादव जो कि इस पूरी बिहार की जो धुर्री है उसमें आप देखोगे तो तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे। लेकिन वो किस तरीके से? तेजस्वी यादव जिसका ग्राफ 2022 पिछले विधानसभा चुनाव तक लगातार जो है वो ऊंचाइयों पर जा रहा था, 2020 के बाद से वही ग्राफ जो है वो लगातार अब नीचे आ रहा है। तो तेजस्वी यादव का जो फैक्टर था वो ऑलमोस्ट जिस पीक पे जिस पॉइंट पे जाना चाहिए था वो पहले ही जा चुका है। दूसरा, अगर हम इसमें देखते हैं तो जिस तरीके से मुद्दे, क्योंकि मुद्दों का बड़ा रोल होता है और अगर आपको बिहार के मुद्दों को समझना है तो उन लोगों की यूट्यूब चैनल जो है वो खंगाल कर देखें जो छोटे खिलाड़ी है, जो गांव गांव जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गांव गांव जाकर जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं। तो वहां से आपको जो है वो एक कहानी मिलेगी और वो कहानी ये मिलेगी कि जंगल राज की यादें जो है वो आज भी उन लोगों के जहन में ताजा है। क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे और लोगों का यह कहना है कि उन्होंने जंगल राज देखा है और जंगल राज में क्या होता था, अब वो अपने बच्चों के लिए वो स्थिति नहीं बनने देंगे। तो आप सोचकर देखिए कि जंगल राज कितना बड़ा मुद्दा है और जंगल राज की जब कहानियां निकल कर आती है तो आपने देखा इस वक्त जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने शिल्पी जैन का जो मुद्दा उठाया था और शिल्पी गौतम और उसके जो बॉयफ्रेंड था उसकी लाश क्वार्टर नंबर 12 जो कि साधु यादव का था उसमें एक सफेद कलर की मारुति में मिलती है। कल ही हमने जिक्र किया था 1999 में।
और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ये कहे कि सामूहिक बलात्कार का जो केस है उसके ऊपर श्रीमन के जो है वो ट्रेसेस पाए गए हैं, लेकिन आप पुलिस का रवैया देखिए कि पुलिस जब ये कहती है कि दोनों ने आत्महत्या की है, जबकि जो उसका बॉयफ्रेंड था गौतम, उसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान थे। यह कहानी थी। इसके अलावा किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हम ही लोग जो है वो बूथ कैप्चरिंग करते थे। तो स्थिति, और इसमें आपने सबसे बड़ा रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और या कहूंगा कि एनडीए का भी है, क्योंकि एनडीए ने इस मुद्दे को अब तक जो है वो जिंदा रखा है। तो एक जंगल राज दूसरा उदाहरण हमने लिया, इससे पहले हमने वीडियो भी बनाया, और उसके बाद में नक्सलवाद। 60 के दशक के बाद, या मैं कहूंगा कि 70 के दशक के बाद जिस तरीके से लाल आतंक ने या लाल आतंकवाद ने इस देश में अपनी जड़ें मजबूत की और लगभग 12 राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लगभग 220 जिले जो है वो इससे प्रभावित थे। उनमें से एक राज्य था बिहार। तो बिहार में नक्सलवाद, और जिस तरीके से नक्सलवादियों ने एक सशस्त्र विद्रोह को सहारा लेकर लोगों को लूटना शुरू किया, और आज की स्थिति में जब केंद्र सरकार यह कहती है कि हम 31 मार्च 2026 तक जो डेडलाइन है कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो 220 जिलों का जो नक्सलवाद था आज वो सिमटकर जो है वो 8 से 10 जिलों तक आ गया। तो बिहार नक्सलवाद का जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा केंद्र, बड़ा राज्य, और आज वो नक्सलवाद से जो है वो मुक्त होने जा रहा है, या मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट बिहार मुक्त हो चुका है। तो क्या ये उन लोगों को जो बिहार में रहते हैं उनको आइडिया नहीं है? तो ये भी जो है आरजेडी के अगेंस्ट जाने वाला है। अब हम आते हैं, क्योंकि इस वक्त जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो महाराष्ट्र वाला हाल क्यों होगा, उसके लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब दौर चलेगा दावे करने का, वादे करने का, और फिर नई नई स्कीम लॉन्च करने का। तो फ्री की रेवड़ियों के तो जो है वो मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति खिलाफ है। जो लेने वाले हैं वो तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो सीधे तौर से बेनिफिशियरी, वो तो बेनिफिशियरी उसमें आते हैं, लाभार्थी वर्ग में। लेकिन कारण क्या रहेगा? कारण यह रहेगा क्योंकि अब तक के चुनावों का अगर आप पैटर्न देखोगे तो उसमें एक चीज निकल कर आती है कि विश्वसनीयता किस पार्टी की, किस राजनीतिक दल की ज्यादा है, जो उसको डिलीवर करने में सक्षम है। आप उठाकर देखिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना था उसका इंपैक्ट क्या था, और उसका इंपैक्ट इतना क्यों था? क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, और जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो नेस्तु नाबूद हो गई, जिसकी उम्मीद मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं होगी। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप उसकी स्टडी करोगे तो फिर आ जाता है डिलीवर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी, लोगों ने भरोसा दिखाया। तो कांग्रेस पार्टी से चूक कहां हुई? कांग्रेस पार्टी से चूक हुई जब कमलनाथ ने सरकार बनाई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 23 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन जो वादे किए गए थे वो वादे कांग्रेस पार्टी उसमें प्रमुखता से था किसानों का कर्जा माफ करना। और ऐसा ही एक वादा जो है वो राजस्थान में भी किया गया था जब 2018 की सरकार बनी थी कि 10 दिन में जो है वो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अगले चुनाव 2023 तक आते आते ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई। तो ठीक राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति एक जैसी बनी, तो उसमें वामपंथी पत्रकार जो है वो चाटुकारिता करते हुए वो इस अंदाज तक जो है वो अपना आकलन कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल जो है वो उलट चला जाता है कांग्रेस पार्टी पर। क्यों? क्योंकि अब सवाल था डिलीवर करने का, तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा ही नहीं था। प्रियंका वाड्रा ने राजस्थान में जो है वो 10,000 रुपए महीना महिलाओं 10,000 रुपए महिलाओं के लिए बात की थी, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। और यही स्थिति जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से अगर हम बाहर आके देखते हैं तो फिर आप आ जाइए दिल्ली का विधानसभा चुनाव।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जहां एक पार्टी लगातार शासन में चल रही थी, तो सवाल यह था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना पंजाब में जो है वो महिलाओं की योजनाओं के लिए 1,000 रुपए महीना, और ना दिल्ली में, दोनों जगह डिलीवर करने में नाकामयाब रही। तो यहां से आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी महिला वोटर्स में थी, वो लगभग जो है वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब अगर आप ये कहोगे कि बायस हो जाएगा हमारा यह आकलन, तो अब मैं इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा। आप आ जाइए झारखंड में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था, और उसके उलट जो है वो हेमंत सोरेन, उन्होंने भी वादा किया था महिला, आई थिंक मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया, उलट इसके भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सत्ता में पार्टी थी और उसने, हेमंत सोरेन ने उसको डिलीवर किया, तो लोगों का भरोसा हेमंत सोरेन पर ज्यादा था कि वो डिलीवर कितना कर सकता है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। तो मुझे लगता है इस फैक्टर को समझना चाहिए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गठबंधन की क्रेडिबिलिटी क्या है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो इस वक्त जो है किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना जो थी उसका पैसा जा रहा था। इसके अलावा अभी आपने जो घोषणाएं की, उसका पैसा, उसकी पहली किस्त जो है वो आ चुकी है। तो अब आप उस लाभार्थी वर्ग को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या वो वर्ग जो है वो उस तरफ जाने की सोचेगा? आप खुद सोचकर देखिए। या फिर जो आ रहा है उनको पता है कि ये सरकार हमें दे रही है, तो ये आगे भी कंटिन्यू करेगी। इसलिए हमने जो है वो इस मुद्दे पर बात करना जरूरी समझा कि आखिर जो है वो चल क्या रहा है। इसलिए इसमें एनडीए जो है वो बहुत आगे दिखाई देती है। और फिर आता है एक नैरेटिव, एक मुद्दा। तो इस वक्त आपने सर्वे रिपोर्ट भी देखी होगी। जब आप ये कहते हो कि भ्रष्टाचार और महंगाई, तो महंगाई जिस तरीके से जीएसटी की हमने बात की, तो जीएसटी में दरें जो है वो कम हुई है। और इसका जो है वो, अगर आप मार्केट में जाओगे शॉपिंग करने, तो आपको उसका एहसास भी होगा कि आपकी बचत जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार और महंगाई ऐसा नहीं है कि बिहार का ही मुद्दा है, यह मुद्दा हर चुनाव में आता है। लेकिन यह मुद्दा उतना कारगर साबित नहीं होता जितना इसको उठाया जाता है। आप देखिए, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं था। इससे पहले के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें मुद्दा नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसमें भी मुद्दा था। लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई, इसके ऊपर जो है वो वोट नहीं पड़ते। और भ्रष्टाचार आपको पता है किस तरीके से इस देश में अपनी जड़ें जो है वो पसार चुका है। तो इसमें इसलिए जो है वो ये मुद्दा जो है वो उठाया जरूर जाता है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो आपको चुनाव परिणाम में देखने को नहीं मिलता। महंगाई का आपने जीएसटी की जो दरें हैं वो देखी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था जिस तरीके से इस मुद्दे को डिरेल किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त उस हालात में, या उस जिसको हम कहें कि जोन से गुजर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप की ही, जिसको कहते हैं कि पैरों को काट रही है, और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है उसके सहयोगियों को। कांग्रेस पार्टी, आप खुद सोचकर देखिए, एक कॉमन सेंस जो आम नागरिक जानता है कि इस देश में चुनावों की जो मतदाता सूचियां है या चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें मैन्युअली कितनी गड़बड़ियां हैं। और आप और मैं दावा नहीं कर सकते कि आगे नहीं होगी, आगे भी होगी। वोट चोरी ये मुद्दा अलग है, और गड़बड़ जो है वो अलग है। किसी का नाम कट गया, किसी का जुड़ गया, इस तरीके की। और आगे क्या गारंटी नहीं है, आगे भी ऐसा जो है वो हो सकता है। लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या है, इसमें सुधार किस तरीके से किया जा सकता है। तो एसआईआर जो है वो सुधार की प्रक्रिया थी, और कांग्रेस पार्टी ने इसको वोट चोरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की। और यहीं पर सबसे ज्यादा जो डेंट हुआ वो आरजेडी को हुआ। तेजस्वी यादव ने उस पूरे 16 दिन का जो प्रोग्राम चला कांग्रेस पार्टी का वोटर अधिकार यात्रा, उसमें महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको दबाने की कोशिश की। और वोट चोरी को लेकर अब लोगों की जो धारणा है वो बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर, एक होता है नैरेटिव सेट करना और उसके बाद उसका फीडबैक लेना। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने
उस वोटर अधिकार यात्रा के बाद में बिहार में कोई इस तरीके की कैंपेनिंग की जो आपको दिखाई दे? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो जो है वो पहले मलेशिया और उसके बाद अब जो है वो दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि उन्होंने तो एक ट्वीट डालना होता है और उनकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाती है। और उसका परिणाम आप देखिए कि बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव को निकालनी पड़ी, क्योंकि तेजस्वी यादव समझ चुके थे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव की भी मजबूरी है, क्योंकि उनको चुनाव साथ लड़ना है। और कारण क्या है? क्योंकि जब हम और यह मुद्दा बिल्कुल भी जो है वो धरातल पर नहीं चलने वाला है, लेकिन इसके उलट एमवाई फैक्टर जो आरजेडी को मजबूर करता है कांग्रेस पार्टी के साथ। और कैसे करता है? क्योंकि यादव और मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा किसी भी सूरत में, और ये कभी नहीं करने वाला। लेकिन आपको यह पता है कि कांग्रेस पार्टी पर वो भरोसा दिखा सकता है, इसलिए आरजेडी को डर है कि कहीं वो वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ ना चला जाए। और जो ये यादव दम्भ भरते हैं कि ये यहां पर तो जो है वो यादवों का ही दबदबा रहेगा, इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो अब उल्टा प्रभाव दिखाई देता है। अब दोनों राज्यों को उठाकर देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर लालू यादव का कुनबा हो, तो यहां पर यह भी नहीं दिखता। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इस वक्त लगभग जो है सर्वे जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 31% के आसपास महागठबंधन का वोट परसेंट रह सकता है, जबकि इसके उलट एनडीए का जो है वो 49% तक जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए का जो वोट बैंक है वो 45 से 46% तक जाएगा, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर, जहां तक हम इसकी पीक पे जाके हम बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त 6 से 7% जो है वो प्रशांत किशोर का दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर वो 10% भी ले जाते हैं तो भी एनडीए गठबंधन 45% से ऊपर जो है वो वोट शेयर उसका रहेगा। कारण उसका साफ जो है वो हमने बात की। इसके अलावा पिछले चुनाव में अगर आप देखोगे तो चिराग पासवान उस तरफ था, यानी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं था, और उसने जेडीयू को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जेडीयू को खासा सीटों के मामले में बड़ा नुकसान किया था। तो अब वो इस एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और ये जो आप देख रहे हो, 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने साथ चुनाव लड़ा था, तब हाईएस्ट पीक पॉइंट था 39%, और अब सर्वे दिखा रहा है 49-50%। तो आप मानकर चलिए अगर 45 से 46%, और मैं कहता हूं 31% को हम 33 से 34% भी करें, तो 10% का फासला वोट बैंक में साफ साफ दिखाई देता है। और अगर इतना फासला होता है तो आप सोचकर देखिए कि सीटों में जो है वो कितना फर्क होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक जो योजनाओं की, विकास कार्यों की जो सौगात दे रहे हैं, जिसमें शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बिजली हो, पानी हो, या फिर और तरीके की सुविधाएं हो, तो कारण जो है वो हमें बात करने के लिए बहुत सारे हैं। तो फिर अगर हम उस पर बात करेंगे तो फिर जो है वो चुनावों की, क्योंकि हम लगातार जो है वो इस पर बात करेंगे, लेकिन आज की स्थिति में आप मानकर चलिए, और ये जो है वो वीडियो आप इसको याद रखिएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा, एनडीए की जो है अगर कोई बड़ा ही कोई मुद्दा जो ऐसा ना आ जाए जो इसके खिलाफ चला जाए, क्योंकि उम्मीद उस तरफ से ज्यादा है मुझे कि महागठबंधन कुछ ऐसा करेगा, और वो पहले कर चुका है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी मैं नहीं कहता, कुछ कम हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में जब मैं महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम कहता हूं तो आप नोट करके रखिए 160 से ऊपर सीटें, और ये आरजेडी को पिछली बार से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान करा के जाएगा। और ऐसी स्थिति में आरजेडी जो है वो 50 के नीचे आएगी। आप नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और जहां एनडीए की बात करते हैं तो 160 सीटों से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश कुमार की वजह से, जब बिहार की जनता ये कहे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप मानकर चलिए राहुल गांधी ने इस चुनाव को मोदी के चेहरे फेस के ऊपर ले जाके छोड़ दिया, और जहां नरेंद्र मोदी का चेहरा आएगा तो आपको पता है चुनाव परिणाम किस तरीके से होंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।